अगला परिचय है अपने, और ये मान के चलिए जो अपन ने परिचय पढ़े लगभग लास्ट परिचय, स्नातक स्तर के जो परिचय हैं, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, ये सब स्नातक स्तर के परिचय, सूर्यमल मिश्रण वगैरह। तो आज हम परिचय पढ़ने जा रहे हैं मोहन राकेश का परिचय। किसका परिचय? मोहन राकेश का परिचय, जिसको देखिए हमने थोड़ा सा यहाँ लिखा है, फिर और लिखेंगे आगे। मोहन राकेश का जन्म सन 1925 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर रहे मतलब प्रमुख कवि या लेखक रहे हैं। तो आपको तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये किस कहानी आंदोलन के कवि या लेखक हैं? किस कहानी आंदोलन के लेखक हैं? ये नई कहानी आंदोलन के लेखक हैं। 1925 में इनका जन्म हुआ है। इनके नाटक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इनके नाटक आप रट लीजिए। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, शायद अपने सिलेबस में ये भी है ना। मोहन राकेश का लहरों के राजहंस, इसे हम पढ़ेंगे। तो आप इसे यहाँ से तीनों नाटकों को अच्छी तरह से रट लीजिए। आषाढ़ का एक दिन, आ चुके हैं ये प्रश्न। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे किसके प्रसिद्ध नाटक हैं? मोहन राकेश के। किसके प्रसिद्ध नाटक हैं ये? मोहन राकेश के। किसके प्रसिद्ध नाटक हैं? मोहन राकेश के। इसके लिए हाँ देखिए, इसमें अपन एक ट्रिक बना सकते हैं यहाँ पर, आल आधे मोहन, आल आधे मोहन, इससे आपको सारे इनके नाटक याद हो जाएंगे। एक ट्रिक लिख लीजिए आप, आल आधे मोहन, आल आधे मोहन, आल आधे मोहन। तो आ से तो आषाढ़ का एक दिन, ल से आ से क्या हो गया? आषाढ़ का एक दिन, ल से लहरों के राजहंस, और आधे से आधे अधूरे, मोहन से मोहन राकेश के नाटक है ना। आल आधे मोहन, आल आधे मोहन राकेश, ठीक है। ये इनके नाटक याद हुए। अब इनके उपन्यास देखिए आप, इनके उपन्यास आपको याद करने हैं। उपन्यास इनके अंधेरे बंद कमरे में, अंतराल, न आने वाला कल, तीनों को आपको ऐसे याद रखना है। अंधेरे बंद कमरे में, जब आप अंधेरे बंद कमरे में यानी कि अंधेरे में जो कोई कमरा है उसमें बंद हो जाओगे तो न आने वाला कल, यानी कि फिर आपके लिए दूसरा कल आएगा ही नहीं, बीच में कोई अंतराल भी नहीं है। मोहन राकेश के क्या है ये उपन्यास? अंधेरे बंद कमरे में, अंतराल, न आने वाला कल। अंधेरे बंद कमरे में, अंतराल, न आने वाला कल, मोहन राकेश के उपन्यास हैं। आगे देखो आप, इन्होंने मृच्छकटिकम और शकुंतला जो प्रसिद्ध नाटक है संस्कृत के, आपको पता है इनका क्या किया, इन्होंने हिंदी अनुवाद किया। मृच्छकटिकम और शकुंतला का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है मोहन राकेश ने। सन 1968 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। आरपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से पुरस्कार से कब और किसको सम्मानित किया गया, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से मोहन राकेश को 1968 में सम्मानित किया गया है। निधन कब हुआ इनका? 1972 में, और जन्म देखिए आप 1925 में हुआ था। मोहन राकेश ने कुछ वर्षों तक सारिका नामक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया है। किस पत्रिका का संपादन किया मोहन राकेश ने? सारिका। किस पत्रिका का? अब दोबारा इसको वापस रिवाइज करते हैं हम। देखो, मोहन राकेश का जन्म हुआ था 1925 में, कहाँ? अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक है। ये किस कहानी आंदोलन के प्रमुख कवि हैं? नई कहानी आंदोलन के। इनके नाटक कौन कौन से हैं? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? अंधेरे बंद कमरे में, अंतराल, न आने वाला कल। अंधेरे बंद कमरे में, अंतराल, न आने वाला कल, ये इनके उपन्यास हैं। और इन्होंने मृच्छकटिकम और शकुंतला का हिंदी अनुवाद किया है। सन 1968 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। 72 में इनकी मृत्यु हुई है। और मोहन राकेश ने कुछ वर्षों तक सारिका नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया है। थोड़ा और लिखते हैं आगे इनका परिचय। मोहन राकेश का आगे और परिचय देखिए आप कि प्रसाद्योत्तर मतलब प्रसाद के बाद में, कि प्रसाद के बाद का जो नाट्य साहित्य है उसके नामचीन हस्ताक्षर रहे हैं, यानी कि उसके प्रमुख लेखक या कवि रहे हैं। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस दोनों नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। ये ध्यान रखें आप कि इनके जो दो नाटक हैं वो ऐतिहासिक हैं। कौन कौन से? आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आषाढ़ का एक दिन जो इनका नाटक है वो किसके जीवन पर आधारित है? तो आपको बताना होगा कालिदास के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है? ये कालिदास के। जब आप इसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा पूरा। कालिदास के जीवन पर आधारित है।
जिसमें सफलता और प्रेम में से किसी एक को चुनने का द्वंद्व वर्णित है। यानी कि ऐसी परिस्थितियां आती है इसमें कि व्यक्ति को या तो सफलता की ओर जाना पड़ता है या फिर प्रेम को ही चुनना पड़ता है। तो आप तो डायरेक्ट याद रखें ये किसके जीवन पर आधारित उपन्यास हैं, कालिदास जी के जीवन पर आधारित हैं। लहरों के राजहंस 3 अंकों का नाटक है, ये रट लीजिए आप। लहरों के राजहंस कितने अंकों का नाटक है? 3 अंकों का नाटक है। तो आप याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है 1 2 3। इसमें नाम में 3 अंक आ रहे हैं ना, 3 वर्ड आ रहे हैं। तो लहरों के राजहंस में 3 अंक है, 1 2 3, ठीक है। 3 अंकों का नाटक है जिसमें कोई भी दृश्य नहीं है। लहरों के राजहंस नाटक में सांसारिक सुख और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध तथा उनके बीच खड़े हुए व्यक्ति का द्वंद्व वर्णित है। यानी कि सांसारिकता और आध्यात्मिकता के बीच में कोई व्यक्ति है जिसका द्वंद्व वर्णित है। वो कभी तो आध्यात्मिकता की तरफ जाने की कोशिश करता है, कभी सांसारिकता की तरफ आने के प्रयास करने के बीच में फंसा रहता है। तथागत आध्यात्मिकता का वह सुंदरी सांसारिकता का प्रतीक है। तथागत किसका प्रतीक है? आध्यात्मिकता का। और सुंदरी किसका प्रतीक है इसमें? सांसारिक। यानी कि इनका जो नाटक है ना उसके पात्र हैं ये। हाँ, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस आप तो यहाँ ऐसे कैसे याद करो, जब आप नाटक पढ़ोगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा। ये तो रटना ही है आपको। लहरों के राजहंस दुविधाग्रस्त मनुष्य का प्रतीक है। लहरों का राजहंस किसका प्रतीक है? पूरे नाटक का नाम यही है ना, तो पूछ ही ले, लहरों का राजहंस किसका प्रतीक है? तो दुविधाग्रस्त मनुष्य का प्रतीक है, जो आध्यात्मिकता और सांसारिकता के बीच में फंसा रहता है, उसका प्रतीक है। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं इसको। हाँ देखिए, मोहन राकेश का परिचय तो अपने चल ही रहा है, उसका लगभग परिचय तो खत्म हो गया, 1-2 लाइन हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ में जो अपने स्नातक स्तरीय जो सिलेबस है सेकंड ग्रेड हिंदी का, उसमें इनका एक नाटक है लहरों के राजहंस, उसका परिचय भी साथ में चल रहा है इसमें। तो देखिए, मोहन राकेश को सन 1971 में नाट्य लेखन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, नाट्य लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। रट लीजिए इसको। मोहन राकेश को किस लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? नाट्य लेखन के लिए। और कब प्राप्त हुआ था? 1971 में। आगे देखिए, चुनाव की यातना ही, ये नाटक के अंश है भैया ना, चुनाव की यातना ही इस नाटक का कथा बीज और उसका क्या है? केंद्र बिंदु है। अभी ऐसे कैसे पढ़ लीजिए आप। अश्वघोष के ही दूसरे प्रसिद्ध महाकाव्य बुद्ध चरित्र में नंद की दीक्षा का उल्लेख किया गया है। दर्पण का टूटना और कमल ताल में डोलती हुई बुद्ध की कल्पित छाया, ये उसमें आएंगे प्रसंग ना। ऐसे ही प्रतीक हैं जो नंद की अस्थिर और दुविधाग्रस्त मनोदशा का संकेत करते हैं। नाटक का पहला अंक, भाई जो लहरों का राजहंस है उसका, उस नाटक का पहला अंक सुंदरी के कक्ष से प्रारंभ होता है। ऐसे पूछ लेंगे पहला अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको बताना होगा सुंदरी के कक्ष से प्रारंभ होता है। जब कामोत्सव का आयोजन किया जाता है उसमें कि कामोत्सव में सम्मिलित होने के लिए मैत्रेय के अतिरिक्त और कोई नहीं आता, तो सुंदरी मान से विक्षुब्ध हो उठती है। ठीक है, आगे और लिखो थोड़ा सा इसको। आगे देखिए, लहरों के राजहंस 3 अंकों वाला आधुनिक शैली का नाटक है। पूछ ले, 3 अंक तो हमने पहले भी लिखे, लेकिन वो पूछ ले कि किस शैली का लिखा नाटक है, तो आधुनिक शैली में लिखा गया नाटक है। कमल ताल के राजहंस उड़कर चले गए हैं। कमल ताल राजसी वैभव का तथा राजहंस बुद्ध का प्रतीक है। कमल ताल राजसी वैभव, महल होते हैं ना, उनका प्रतीक, और राजहंस किसका प्रतीक है? बुद्ध का। तो बुद्ध भी तो अपने राजसी वैभव को छोड़कर चले गए थे, वैसे एक जो कमल ताल है वहां से वो राजहंस उड़ जाता है। यानी कि राजहंस बुद्ध का प्रतीक है और कमल ताल राजसी वैभव का प्रतीक है। नंद कहता है, मैं चौराहे पर खड़ा एक नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती है और अपने को ढकने के लिए उसके पास कोई आवरण नहीं है। पूछा जा सकता है ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य किसने कहा था? तो आप बताएंगे किसने कहा था? नंद ने। इस वाक्य को यहाँ से याद रखना, मैं एक नंगा, न से आप याद रख लो, ये वाक्य किसने कहा था? नंद ने कहा था। ठीक है। सुंदरी नंद को भिक्षु वेश में देखकर अपनी इस भारी पराजय से विक्षुब्ध हो उठती है। यानी कि सांसारिकता से विरक्त हो जाता है, भिक्षु बन जाता है। दो ही तो चीजें इसमें, आध्यात्मिकता और सांसारिकता के बीच में फंसा रहता है व्यक्ति।
लहरों के राजहंस आधुनिक यथार्थवादी नाट्य रचना पद्धति पर लिखा गया नाटक है। आधुनिक शैली या आधुनिक यथार्थवादी रचना पद्धति एक ही बात है, ठीक है। और लिखते हैं, थोड़ा सा और है, देखिए आगे। श्यामांग नंद के अस्थिर और द्वंद्व जर्जर मन का एक प्रतिरूप बन जाता है। कौन? श्यामांग। श्यामांग विचारवान, अंतर्मुखी तथा बाह्य यथार्थ के साथ नहीं बंध पाता है। भिक्षु आनंद नंद के साथ आता है। अब इसमें कुछ पात्र हैं। कर्मचारी कौन कौन है? श्वेतांग प्रधान कर्मचारी हैं, श्यामांग राज कर्मचारी हैं, गृहाधिकारी हैं शशांक, नंद की पत्नी का नाम है सुंदरी, नंद का मित्र है मैत्रेय, तो मित्र मैत्रेय तो याद हो जाएगा। दासी एक तो अलका, एक दासी का नाम है निहारिका। बुद्ध का शिष्य है आनंद, बुद्ध का सौतेला भाई है नंद। और ये सारा प्रोग्राम किस स्थान पर हो रहा है? कपिल वस्तु में, ठीक है। ये सामान्य परिचय था लहरों के राजहंस नाटक और मोहन राय केस का भी।